Once again, welcome to my lecture. The last lecture which I have given was on UV spectroscopy, and now this lecture is based on the topic IR spectroscopy. Okay, so let's begin. Before going for definition, I want to tell you that in my earlier lecture of UV spectroscopy, I have mentioned and I defined what is spectroscopy, what are the electromagnetic radiations, and what is the relation between spectroscopy, electromagnetic radiations and molecules. मुझे यकीन है कि आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो बेसिक था इसी पे आपका पूरा स्पेक्ट्रा, चाहे वो IR हो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, चाहे वो HNMR हो या आगे कोई भी स्पेक्ट्रा अगर आप पढ़ते हैं तो ये बेसिक केमिस्ट्री इसकी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम लोग. हमने बताया आपको मॉलिक्यूलर, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन के बारे में बताया. इलेक्ट्रॉनिक लेवल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल लेवल ट्रांजिशन एंड उसके अंदर आता है रोटेशनल लेवल ऑफ ट्रांजिशन. फिर मैंने आपको बताया यूवी रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपके डिफरेंट वेवलेंथ उसमें आते हैं. ठीक है, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड. ठीक है, उसके बाद IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरीके से उसका वेवलेंथ बढ़ रहा है. मतलब यूवी हमारा ज़्यादा एनर्जी का था, उसके बाद अगर हम विजिबल पे आते हैं तो विजिबल उससे कम एनर्जी और लार्ज वेवलेंथ पे हुआ. फिर उसके बाद IR पे आते हैं तो IR का एनर्जी विजिबल और हमारे अल्ट्रावायलेट से भी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है. तो जो पिछला हमने पढ़ा वो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताया था. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है उसमें हमारा UV रेडिएशन का कौन सा वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल, वो बताया हमने. क्या ऑब्जॉर्व कर रहा है मॉलिक्यूल और किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें ऑब्जर्व हो रहा है, दैट वाज विच वी हैव स्टडीड इन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी. नाउ कमिंग ऑन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. एक चीज़ जो पिछली क्लास में बताई थी कि UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी इतनी हाई होती है कि हमारा रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तीनों लेके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है. अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल से दूसरे में जाता है. ठीक है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाता है, E1 से E2 पे जाता है. लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से वहाँ तक जाने में ही नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रांजिशन भी उसके अंदर पॉसिबल होता है. क्यों? क्योंकि UV रेडिएशन जो जिस रेंज में, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रेंज में होता है वो काफ़ी हाई होता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है. ठीक है, और वैसे भी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नीड्स हाईएस्ट एनर्जी, देन कम आवर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एंड देन कम्स आवर रोटेशनल ट्रांजिशन. ठीक है, वो बात हो गई. अब हम लोग आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन पे. तो इंफ्रारेड जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये वाइब्रेशन से डील करता है. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से, जैसे कि E1 से कहें हम, वो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल E2 पे जा रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता है. इसमें इलेक्ट्रॉन अपने जिस वैलेंस शेल में है उसी में रहता है, उसी शेल में रहते हुए उसके अंदर वाइब्रेशन का ट्रांजिशन होता है. दूसरी चीज़, ये जो वाइब्रेशन ट्रांजिशन की मैं बात कर रही हूँ वो दो एटम्स जिससे मिलके हमारे मॉलिक्यूल बन रहे हैं उनके बीच के बॉन्ड के बारे में बात हो रही है. ठीक है, जैसे उनका जो बॉन्ड है, ये जो A मॉलिक्यूल है हमारा, ये B मॉलिक्यूल है, और उनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग जैसा काम करता है. तो दिस इज़ व्हाट, क्या होता है स्प्रिंग का. स्प्रिंग हमारा यूँ गया, फिर यूँ आया, यूँ गया और फिर यूँ आया. सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी को कहते हैं. ठीक है, कि एक फिक्स पोजीशन पे वो वापस लौट के आ रहा है, इस पोजीशन से वो जा रहा है, फिर वापस ऐसे गया और बिन पोजीशन पे वो आ गया. तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो जो हमारे एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी ऐसे स्प्रिंग की तरह ही मोशन में रहते हैं.
ठीक है, इसी को हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं. सो लेट्स कम टू डेफिनेशन. देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, vibrational spectra are due to transitions between vibrational levels within the same electronic level which fall in the infrared region. ठीक है, क्योंकि हम इस केस में इंफ्रारेड रेडिएशन डाल रहे हैं, मतलब कि जो हमारा इंफ्रारेड का वेवलेंथ का रीजन है वही हम सीधे मॉलिक्यूल्स को दे रहे हैं, तो वो एनर्जी काफ़ी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा. इसमें केवल और केवल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा, जो कि सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल में रहकर होगा. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट, इंफ्रारेड रीजन्स. हाँ ठीक है, क्या है ये जान लीजिए. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी रैशनलाइज्ड एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी. इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, क्या रिएक्शन दे रहा है, स्टडी ऑफ दैट इज बाय इंफ्रारेड spectroscopy. As previously explained, there are 3 well-defined infrared regions. Yes, each of them has the potential to provide different information. अब हमारा infrared region को भी 3 भागों में बांटा गया है उसके वेवलेंथ के हिसाब से. ठीक है, जैसा कि कहने का मतलब, अगर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज इंफ्रारेड का रेंज है, तो उसमें भी हम बांटते हैं नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड. ठीक है, उनका अच्छा, ये जो पर सेंटीमीटर यहाँ जो लिखा है पर सेंटीमीटर, हम पूरे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रीक्वेंसी का जो मापदंड रखेंगे, जो यूनिट रखेंगे, वो पर सेंटीमीटर, cm ऊपर -1 होगा. ठीक है, क्या चीज़ है ये वेव नंबर है, इसको हम वेव नंबर कहते हैं. अब नाउ व्हाट इज़ वेव नंबर? फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/λ है. ओके, इसी 1/λ को हम वेव नंबर कहते हैं. मतलब वेवलेंथ को अगर हम 1/λ, वो भी सेंटीमीटर में उसको अगर मेज़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट अवर वेव नंबर. ओके, वेवलेंथ का अगर हम इन्वर्स कर लें सीधे, ठीक है, जनरली फॉर्मूला जो होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा. वेलोसिटी इज इक्वल टू frequency into lambda. तो then what is frequency? Frequency is equal to velocity upon lambda. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया. अब वेव नंबर क्या हो गया? वो डायरेक्टली लैम्डा का इन्वर्स है, मतलब वेव नंबर इज 1/λ. क्लियर है? वेव नंबर इज 1/λ, दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी. मतलब अगर हम वेव नंबर कहते हैं तो इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं. वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी आपकी एक ही चीज़ हो गई है. ओके, और उसका मेजरमेंट जो है वो हम पर सेंटीमीटर से करते हैं. तो फार इंफ्रारेड का रीजन का जो आपका वेव नंबर है वो 400 to 33 पर सेंटीमीटर है. मिड इंफ्रारेड का जो है वो 400 से 4000 पर सेंटीमीटर में है. और नियर इंफ्रारेड जो है आपका वो 4000 से लेके, मतलब कि ये जो फार इंफ्रारेड है वो आपका विजिबल के पास में है. ठीक है, फिर मिड वाला बीच में आता है और ये नियर इंफ्रारेड वाला जो है वो और लास्ट में हो जाता है. मतलब कि इसके बाद आपका सीधे माइक्रोवेव आ जाएगा. वो हमने जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा प्रोवाइड किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें ये सब चीज़ मेंशन था. व्हाट इज़ अवर नियर इंफ्रा, व्हाट इज़ अवर फार इंफ्रा, व्हाट इज़ नियर यूवी, व्हाट इज़ फार यूवी. सो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोबारा से. ये देखिए, अच्छा, हमारा जो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रीजन है उसमें 2 चीज़ें आती हैं. एक आता है फिंगरप्रिंट रीजन और एक आता है फंक्शनल ग्रुप रीजन. ठीक है, तो जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो आपका वही 400 से लेके 1500 पर सेंटीमीटर का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं. और उसके बाद जो 1500 के ऊपर, मतलब 1500 से जो 4000 तक में आता है, वो आपका मेनली फंक्शनल ग्रुप एरिया आता है. ठीक है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? 1500 से लेके जो 4000 का जो एरिया है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके,
क्योंकि जितना भी हम अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप्स जितनी भी स्टडी करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे किसी कंपाउंड्स को, तो वो इसी फंक्शनल ग्रुप रीजन में आएगा 1500 से 4000 के बीच में, ठीक है। सो यस, ये थोड़ा फिजिकल टर्म्स है, कुछ फिजिकली पहले इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर इसको अप्लाई किया जाएगा कि हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिस पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड करता है, किस तरीके से ये हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। दिस ऑल वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा इट इज़ बेस्ड ऑन IR एब्जॉर्प्शन बाय मॉलिक्यूल्स एज अंडरगो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन दिस रीजन बाय ए टिपिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड बेंडिंग मोड्स व्हाइल द मॉलिक्यूल इटसेल्फ रिमेन्स इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट से बताई गई है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम यूवी रीजन का वेवलेंथ यूज़ करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ उसके अंदर की जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है, उसके अंदर के जो रोटेशनल ट्रांजिशन है, वो सब के सब ट्रांजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि यूवी रीजन का जो एनर्जी होता है वो इतना हाई होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना हाई होता है कि उसको होने के लिए बाकी नीचे के भी ट्रांजिशन हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो IR रीजन का जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो यूवी इतना तो हाई एनर्जी नहीं है उसमें, लेकिन इतना एनर्जी है कि वो वाइब्रेशनल लेवल पे ट्रांजिशन करता है। तो अगर वो वाइब्रेशनल लेवल के लिए इनफ है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपका रोटेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा IR इतना एनर्जी है उसमें कि वो वाइब्रेशनल लेवल पे ट्रांजिशन ला रहा है। तो मैंने बताया कि वाइब्रेशनल के अंदर आपका रोटेशनल आता है, तो इसका मतलब कि रोटेशनल को ट्रांजिशन कराने के लिए हमको और कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, रोटेशनल कराने के लिए हमको और कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो IR इतना है कि वाइब्रेशन के साथ साथ हमारा रोटेशन भी हो जाता है। तो यही चीज़ इस प्रॉपर में दिखाया गया है। अच्छा, while the molecule itself remains in its electronic ground state, वो अब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बात करें, अब उसके वैलेंस सेल की बात करें तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कराता है और उस वाइब्रेशनल के अंदर आपका रोटेशनल भी होता है। तो ये देखिए, लेकिन स्टडी जो हम लोग करेंगे इसमें मेनली IR स्पेक्ट्रा में वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का ही करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमको रोटेशनल ट्रांजिशन की स्टडी करना है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है, जो कि माइक्रोवेव रीजन में होता है। जैसे मैंने कहा कि हम अगर वाइब्रेशनल की स्टडी करना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलरली IR स्पेक्ट्रा दे रहे हैं, उसको IR रीजन का वेवलेंथ दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। अगर हमको रोटेशनल पढ़ना है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, तो उसमें हम माइक्रोवेव देंगे। माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होगा वो हम उस पर डालेंगे, तब उसमें केवल और केवल रोटेशनल वाइब्रेशन होगा, रोटेशनल ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ ये जो आप ये जो स्लोप देख रहे हैं आप, यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्लोप। उसमें जो आपके लेवल्स दिख रहा होगा आपको, v = 0, v = 1, v = 2, v = 3, ये आपके वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना, तो जैसे ग्राउंड स्टेट पे है v = 0, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया इसका। ये सारे के सारे जो ऊपर वाले ये क्या है, ये इनके एक्साइटेड स्टेट हो गए, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें आप नोटिस करिए, ये जो बीच में जो लाइंस दिख रहे हैं, ये आपको पता है कि ये क्या है। ये जो बीच के लाइंस हैं वो रोटेशनल ट्रांजिशंस के लाइंस हैं, ठीक है। आइडियल मॉलिक्यूल जो होता है, आइडियल मतलब जो इस अभी हम लोग आगे दो चीज़ को पढ़ेंगे, एक सिंपल हार्मोनिक, एक हार्मोनिक मोशन है जिसको हम वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, हार्मोनिक मोशन, और दूसरा जो है वो एन हार्मोनिक मोशन है। तो जो आइडियल बात करें, जो आइडियल स्प्रिंग होने की बात कर रहे हैं, जो आइडियल मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, वो इस तरीके का स्लोप इसका बनता है, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम वाला जो इसका है, वाइब्रेशनल लेवल्स जो हैं इस तरीके से दिखाता है। ये आपका ये जो नीचे जो एक्स एक्सिस पर है, ये दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसका रेडियस है यहाँ पे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस रेडियस, और इधर वो एनर्जी दिखा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी रिजेंबल्स क्लासिक हार्मोनिक ऑसिलेटर।
ये थियोरी है मेन, ये हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ओके, ये हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू 1/2π√k/m, जहाँ पे k हमारा फोर्स कांस्टेंट है और m हमारा मास है। जनरली हम रिड्यूस्ड मास यूज़ करते हैं, म्यू, जिसको हम म्यू कहते हैं, म्यू रिड्यूस्ड मास। फॉर्मूला होता है म्यू का 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। ठीक है, तो म्यू क्या हुआ, म्यू इज इक्वल टू हो गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो मास की जगह पे हम लोग रिड्यूस्ड मास यूज़ करते हैं, ये पैटर्न वहाँ पे रखा जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये जो फोर्स कांस्टेंट है ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ मेजर करता है, जो हमारे दो एटम के बीच के बॉन्ड हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो ये फोर्स कांस्टेंट हमारा बॉन्ड का स्ट्रेंथ मेजर करता है। और मास, रिड्यूस्ड मास जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल का मास जितना ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी हमारी उतनी घटेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है आप लोग को डॉटेड लाइन में, दिस वन, ये जो डैश लाइन में दिख रहा है ऐसे गया हुआ है, जो मैंने बात की आपसे, आइडियल जो मॉलिक्यूल का हार्मोनिक मोशन है वो इस डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। ठीक है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, और ये आपके सारे के सारे वाइब्रेशनल लेवल है। ओके, लेकिन ये जो सॉलिड लाइन में दिख रहा है ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे वो ऐसे फैल जा रहा है, मतलब कांस्टेंट हो जा रहा है, इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा रहा है। सॉलिड लाइन में आप देख सकते हैं इस तरीके से जाके ये कांस्टेंट हो जा रहा है। रियल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब वाइब्रेशनल लेवल से हमारा ट्रांजिशन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जब ट्रांजिट करते हैं V0 से V1 पे, V2 से, एक समय ऐसा आता है इतनी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, एक समय ऐसा जहाँ पे ये डिसोसिएशन एनर्जी आप देख रहे हैं, दिस वन, टू बॉन्ड्स ब्रेक, मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक हो जाता है, दैट इज़ व्हाट डिसोसिएशन एनर्जी। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये जो नीचे से हमारा ऊपर वाइब्रेशनल के लेवल्स जो बढ़ रहे हैं उनके जो बीच की गैपिंग है वो घटती जाती है। देखिए, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ है, यहाँ से देखिए और कम हो गया, ये स्पेसिंग और कम हो गई है, और ऊपर जाएंगे स्पेसिंग और कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि पूरा बॉन्ड आपका ब्रेक कर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एन हार्मोनिक मोशन होता है, जो कि रियल वे में होता है। मीन्स हमारा जो थ्योरी है, हमारा जो थीसिस है, उस मतलब हमने जो एज्यूम किया कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें ग्राफ मिलना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम पे एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हम लोगों को, ये फॉर्मूला है हमारा, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसका आगे बढ़ते हैं। कोई भी ट्रांजिशन करने का सिलेक्शन रूल होता है। ठीक है, वाइब्रेटिंग डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटमिक्स, दो एटम के बने हुए मॉलिक्यूल, इनका भी ट्रांजिशन करने का रूल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर चेंज डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी, V1 माइनस V0 या V2 माइनस V1। ठीक है, मतलब हमारा V0 से अगर V1 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो V1 माइनस V0 दैट इज डेल्टा V। ये वाइब्रेशनल लेवल, दो वाइब्रेशनल लेवल के डिफरेंस की बात हो रही है। प्लस माइनस 1, या तो प्लस या तो माइनस, लेकिन हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब कि एक लेवल से केवल अगले एक लेवल पे ही जा सकता है अंडर हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन। पीछे चलते हैं, देखिए इससे हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। अगर हम हार्मोनिक मोशन की बात करें, जो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, थियोरेटिकली जो हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल में हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा वी जो होता है वो प्लस माइनस 1 होना चाहिए, मतलब 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि V0 से ट्रांजिशन जो हमारा है वो V0 से V1 हो, क्या होगा, V1 माइनस V0 1 आएगा, या फिर V1 से V2 में हो तो भी 2
2 - 1 क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर V2 से V3 में हो तो भी 3 - 2 क्या आएगा, 1 आएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 क्या कह रहा है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के थियोरी में ये है कि हमारा डेल्टा V जो है +-1 होना चाहिए, मतलब एक लेवल से ज़्यादा आगे वो जंप नहीं कर सकता, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एनर्जी पे वो एक लेवल से एक ही लेवल पे जाएगा, ठीक है। 1 ओनली 1 डिफरेंस शुड कम ओनली 1। नाउ नेक्स्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। हमने कहा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनहार्मोनिक होते हैं, दे डू नॉट फॉलो द हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या रूल है, डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। हमारा मॉलिक्यूल जैसा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अगर हमारे मॉलिक्यूल ने V0 से V2 जाने तक का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो V0 से सीधे V2 पे जाएगा। अगर हमारे मॉलिक्यूल ने V3 तक की जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो V0 से V3 तक जाएगा, ठीक है। इससे फिर से समझ लीजिए आप लोग, हम अगर एनहार्मोनिक की बात करते हैं तो ये आपका V0 से सीधे आपका V2 पे जा रहा है, V0 से आपका V3 पे चला जा रहा है, ठीक है। तो उसमें +-1 भी हो सकता है, +-2 भी और +-3 भी, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाँ ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इन एडिशन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ वाइब्रेशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए। कोई भी दो मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, सेम है, ठीक है, वो IR एक्टिव नहीं होते, दे आर IR इनएक्टिव, वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो हमारे मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज सिमेट्री, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, शायद आपको पता हो सिमेट्री की मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब किसी चीज़ में अगर प्लेन लग रहा है, देखिए सिमेट्री बहुत टाइप के होते हैं, प्लेन होता है, सेंटर ऑफ एक्सिस होता है, रोटेशनल का होता है। तो कोई भी किसी भी टाइप का सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में है तो वो IR इनएक्टिव होगा। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ये सिमेट्री का एग्जाम्पल आगे देंगे, एग्जाम्पल्स जो आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का सिमेट्री है और क्या है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुई इस पर। नेक्स्ट है आपका होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव नो डायपोल मोमेंट एंड दे हैव नो चेंज इन डायपोल मोमेंट वाइब्रेशन, हेंस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन द केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायमेटिक मॉलिक्यूल्स। ये हम सारी चीज़ें जो बात कर रहे हैं ये वैसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जो IR एक्टिव है या IR इनएक्टिव है, माने कौन से मॉलिक्यूल्स IR स्पेक्ट्रा दिखा सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स IR स्पेक्ट्रा नहीं दिखा सकते। तो नहीं दिखाने में 2 पॉइंट का ख्याल रखना है हमको कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में कोई भी सिमेट्री है तो वो IR इनएक्टिव होगा। सेकेंड पॉइंट, हमारा जो मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, दोनों जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है दोनों उसके एटम क्या है, सेम है। अगर H2 है, HH, तो मुझे नहीं लगता इनके बीच में कोई भी डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट कैसे होता है, डायपोल मोमेंट तब जनरेट होता है जब कहीं पे भी किसी तरीके का अनसिमेट्री हो, मतलब चार्ज डिफरेंस हो, ठीक है, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, थोड़ा बहुत किसी के भी अंदर अगर मॉलिक्यूल में, डायटॉमिक मॉलिक्यूल में चार्ज का डिफरेंस हमें दिख रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ डायपोल मोमेंट है। लेकिन अगर हम होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि H2 हो गया हमारा, HH, जो कि दोनों सेम एटम है, तो इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, इट हैव 0 डायपोल मोमेंट। सिमिलरली N2 नाइट्रोजन की बात करें तो ये भी दोनों एटम सेम हैं, होमोन्यूक्लियर है ये, तो इसमें भी हमारा डायपोल मोमेंट 0 होगा। सिमिलरली O2 ऑल्सो, ऑल टाइप ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे IR इनएक्टिव हैं, वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएंगे। ओके, लास्ट वन इज हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे दिखाएंगे, जैसे कि CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो C है और O है, इनके बीच में चार्ज डिफरेंस है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो ये हमारा IR एक्टिव है, ठीक है। हाँ, नाउ लास्ट वन, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर यूजुअली स्टडीड इन एब्जॉर्प्शन एंड हेंस
डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज द पार्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट इन द अबव सिलेक्शन रूल. ठीक है. एनहार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में यहाँ थोड़ी बहुत और जानकारी दी गई है. हार्मोनिक ऑसिलेशन मॉडल इज गुड एट लो एनर्जी लेवल. यस, ठीक है. हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हम बात कर रहे हैं वो नीचे के लेवल के लिए वो काम करता है. नीचे के लेवल के लिए वो आपका इस तरीके का कर्व दे रहा है जो कि आप देख रहे हैं, दे रहा है. ठीक है. अगर हम यह V0 से V1 2 3 तक जा रहे हैं लगभग थोड़ा बहुत, तो वो कर्व हमको मिल रहा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिलता है. ठीक है. और नॉट गुड एट हायर एनर्जी लेवल ड्यू टू एटॉमिक रिपल्शन एंड अट्रैक्शन. जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे और हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी दोनों मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन बहुत होना लगेगा. उन्हें लगेगा कि हम अलग ही हो जाए तो अच्छा है. ठीक है. जब तक नीचे हैं तो नीचे ज़्यादा फर्क, नीचे थोड़ा सा एनर्जी लेके अगर वो एक्साइट कर रहे हैं नेक्स्ट वाइब्रेशनल लेवल पर मॉलिक्यूल हमारे, तो उतना एनर्जी फिर भी इन्हें मतलब बर्दाश्त कर ले रहे हैं कि ठीक है चलो इतना में हम खुश हैं. ठीक है. जैसे जैसे एनर्जी का लेवल इनका बढ़ते जा रहा है, हायर लेवल पे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि मैं साथ रहे ही क्यों. हम इतनी एनर्जी तो काफ़ी है कि हम अकेले निकल के अलग हो जाएं इससे. होता नहीं है. अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है, दूसरे के पास, हमारे साथ वाले के पास ज़्यादा पैसा है, तो भाई क्यों शेयरिंग करें हम. वी कैन लिव अलोन. सेम फंडा है. तो जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी बहुत बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि दोनों मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो आपके अलग हो जाएंगे. ठीक है. बिकॉज ऑफ एनहार्मोनिक्स एट लो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू +2 ± 3 आर ऑब्जर्व विच कॉज द अपीयरेंस ऑफ. एक बात और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू ±1 हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसको हम फंडामेंटल वाइब्रेशन इनका नाम दिया गया है. ठीक है. जो आपका वाइब्रेशनल लेवल डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1 यानी कि सिलेक्शन रूल जो आपका +-1 वाला है, इसी को हम आपका 0 to 1 जो जा रहा है. ठीक है. v इज इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन जो v इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है, इस ट्रांजिशन को नाम दिया जाता है फंडामेंटल ट्रांजिशन. ओके. दूसरी चीज़ इसमें है एनहार्मोनिक में, अगर हमारा ट्रांजिशन v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 2 पे जा रहा है. ओके. v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 2 पे जा रहा है, यानी कि +-2 ये वाला, इसको कहा जाता है ओवरटोन. ठीक है. तो जो पहला है यानी कि 0 to लेके +2 वाला, इसको फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है. ठीक है. अगला 0 से जो +3 में जा रहा है उसको हम सेकेंड ओवरटोन कहते हैं. फिर 0 से लेके जो 4 पे जा रहा है उसको हम थर्ड ओवरटोन कहते हैं. समझ में आ रहा है. एनहार्मोनिक ऑसिलेशन हमारा किस तरीके का होता है, इसमें डेल्टा वी +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 4 एंड कंटिन्यू. इसमें भी जो +-1 वाला डेल्टा वी होता है उसको हम नाम दिए हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन. ठीक है. 0 से 1 पे जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम फंडामेंटल वाइब्रेशन कह रहे हैं. 0 से 2 पे जो जा रहा है उसको हम फर्स्ट ओवरटोन नाम दिया हमने, और 0 से 3 वाले पे सेकंड ओवरटोन. ये ओवरटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको मालूम चलेगा, इसलिए यहाँ पे हमने आपको समझा दिया कि व्हाट इज़ फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड व्हाट आर ओवरटोन्स. जैसा कि बात कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना, उसमें वाइब्रेशंस होता है. तो ये वाइब्रेशन भी टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं. ठीक है. उसमें देखिए ज़रा, यहाँ दिख रहा है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. उसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक स्ट्रेचिंग आती हैं और एक बेंडिंग आती है. ठीक है. फिर से मैं रिवाइज करती हूँ. मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के बीच में जो वाइब्रेशंस होता है वो भी हमारे दो टाइप के हो गए. एक हो गए स्ट्रेचिंग और एक हो गए बेंडिंग. ठीक है. स्ट्रेचिंग में आप दो तरीके का स्ट्रेचिंग हो रहा है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा,
अगर हमारा यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर हमारा यहाँ कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ 2 मॉलिक्यूल उससे और जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मान लीजिए है 1 2 3 H2O मान लीजिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक स्टिचिंग हो रही है, मतलब कि बॉन्ड ऐसे खींच रही है, या तो कहो ऐसे खींच रही है या अंदर की ओर ऐसे दब रही है। दोनों ही केस में ये क्या हो गया, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गया। मतलब कि दोनों तरफ बराबर की चीज़ें हो रही हैं, बाहर की ओर बॉन्ड जा रहा है दोनों, या फिर दोनों बॉन्ड अंदर की ओर आ। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें दिख रहा होगा आपको, ये एरो जो दिखा रहा है ये खिंचावपन को ही दिखा रहा है कि हमारा बाहर की ओर इस तरीके से दोनों तरफ बॉन्ड खींच रहा है, ठीक है। एसिमेट्रिक स्टिचिंग में क्या होता है कि एक तरफ से कंप्रेस हो रहा है, एक तरफ से खींच रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, एसिमेट्रिक हो गया, माने थोड़ा डिफरेंट हो गया, एक ही तरफ सब तनाव पड़ रहा है ना, इधर से दबा रहा है और इधर से खींच रहे हैं, तो दीज टू आर डिफरेंट एक्शन, ये एसिमेट्रिक हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू बेंडिंग। बेंडिंग के देखिए 2 पार्ट हैं, एक है रॉकिंग और सिजरिंग। रॉकिंग सिजरिंग एक जैसे हैं कुछ, और वैगिंग और ट्विस्टिंग एक जैसे हैं कुछ। रॉकिंग सिजरिंग का टर्म का नाम तब यूज़ करते हैं जब चीज़ें प्लेन में हो रही हैं। अगर हम मीथेन का एग्जांपल लें, CH4, तो उसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल है, ठीक है। 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे, 2 बॉन्ड ऊपर नीचे होंगे, माने डार्क लाइन से और हैश लाइन से अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। रॉकिंग और सिजरिंग, तो रॉकिंग में क्या हो रहा है कि अगर ये हो रहा है ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे, अगर हमारा 1 2 और ये 3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका ऐसे या ऐसे अगर मूव कर रहे हैं तो ये रॉकिंग हो गया, ठीक है। सिजरिंग क्या है, या तो उसको ऐसे खिसका दीजिए या दोनों को ऐसे बाहर की ओर कर दीजिए, तो ये आपका सिजरिंग हो गया। दोनों हैं एक ही चीज़, एक में आपका एसिमेट्रिकल देख रहे हैं आप, एक में आपका सिमेट्रिकल टाइप का देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कहानी है ये किसकी है, ये प्लेन की है, प्लेन सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वैगिंग और ट्विस्टिंग। वैगिंग ट्विस्टिंग मतलब ये प्लेन वाला किस्सा नहीं है, इसमें क्या होता है, ऐसे ऊपर उठेगा दोनों मॉलिक्यूल, जो ये प्लस प्लस में दिख रहा है आपको, प्लस प्लस में जो दिख रहा है इसका मतलब कि ये दोनों ऐसे ऊपर उठ रहे हैं, और ये जो माइनस 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 प्लस में दिख रहा है इसका मतलब एक ऊपर उठ रहा है और एक नीचे जा रहा है, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन मतलब इसमें ऊपर और नीचे की बात हो रही है, इस केस में प्लेन पे चीज़ें नहीं है, वो या उठ रहा है या बैठ रहा है, ठीक है। तो वैगिंग में दोनों ही उठ रहा है और ट्विस्टिंग में एक उठ रहा है एक नहीं उठ रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ये ट्विस्टिंग हो गया आपका, ये ऐसे, और या फिर ये ऐसे, ये वैगिंग हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं। ये वही चीज़ कंटिन्यू है यहाँ पे, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको फिर से वैसे ही दिखाया गया है, डिफरेंस डायग्राम में दिखाया गया है, 3D में दिखाया गया है आपके समझने के लिए। सिमेट्रिकल स्टिचिंग में आप देख रहे हैं कि ये दोनों बॉन्ड्स छोटे हो गए हैं इस तरीके से, ठीक है। और एंटी सिमेट्रिकल स्टिचिंग में देख रहे हैं कि एक तरफ का बॉन्ड खींच गया है और एक तरफ का बॉन्ड छोटा है। इसका मतलब कि इधर से ऐसे पुशिंग हो रही है और इधर से इस तरफ से पुशिंग हो रही है, तो ये एसिमेट्रिक स्टिचिंग हो गया। और जैसे सिमेट्रिक स्टिचिंग में आप देख सकते हैं, इधर भी अंदर की ओर पुश किया, इधर से भी अंदर की ओर पुश किया, बॉन्ड छोटा हो गया, ये सिमेट्रिकल स्टिचिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि आपका बेंडिंग है। बेंडिंग क्या क्या है आपका, सिजरिंग है, रॉकिंग है, वैगिंग है और ट्विस्टिंग है। सिजरिंग मैंने बताया आपको, हम अगर या तो ऐसे कर रहे हो या तो ऐसे कर रहे हो, ये आपका सिजरिंग हो गया। रॉकिंग में क्या हो गया, ये दोनों को या तो ऐसे बाहर निकाल रहे हैं या दोनों को हम यहाँ से अंदर कर रहे हैं, दैट इज रॉकिंग। अब वैगिंग में क्या हो रहा है, या तो दोनों ऐसे ऊपर उठ जाए या दोनों ऐसे नीचे चले जाएं। तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है इसमें दोनों ही बॉन्ड्स को ऊपर की ओर उठा दिया है, ठीक है। ट्विस्टिंग में क्या है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ये आपका ट्विस्टिंग हो गया। ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं, एक जैसे हैं ट्विस्टिंग वैगिंग। रॉकिंग सिजरिंग इन द प्लेन होते हैं, ठीक है। और ये आपका तो
दूसरा चीज़ हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया। क्लियर हो चुका होगा आप लोग को ये। ओके, यहाँ हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे CO2 का। वाइब्रेशनल जो होते हैं आपके, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वाइब्रेशन किसी मॉलिक्यूल में हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन वी कैन कैलकुलेट। उसके लिए फॉर्मूला दिया गया हुआ है, हमारा मॉलिक्यूल या तो लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा। लीनियर जैसे कि CO2 sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, CO2 मॉलिक्यूल हमारा लीनियर होता है। ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि H2O, H2O इज बेंड शेप, इट इज नॉट लीनियर। ठीक है, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो फॉर्मूला है वाइब्रेशंस निकालने का वो 3n-6 है। ठीक है, और लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो फॉर्मूला है वो 3n-5 है। ठीक है, तो कैसे किया जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा HCl क्या है, HCl हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, जहाँ ये जो n दिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है। HCl में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हैं, तो 3 2 6 -5 इज इक्वल टू 1। इसमें केवल एक ही मोड होगा। वाइब्रेशंस, ये मोड की बात हो रहा है, समझ रहे हैं आप। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग कितने होंगे, क्या होंगे, वही हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका HCl हो गया जिसमें कि केवल एक दिखाया है यहाँ पे। इस तरीके से स्ट्रेचिंग हो रहा है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है इसमें, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, दूसरा है CO2। अब CO2 भी आपका लीनियर है। ठीक है, 3 एटम्स है इसमें, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो 3 3 9 -5, इसमें आपके कितने आ गए, 4 मोड्स आ गए। ठीक है, 4 मोड्स क्या क्या है दिख सकता है आप लोग को। ये इधर आपका ये दोनों ऐसे खींच रहा है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गया ये। ठीक है, इसमें देखिए सेकंड वाले में एक ऐसे दबा रहा है और एक इधर से बाहर की ओर खींच रहा है, तो ये आपका हो गया एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ देखिए आप, ये बेंडिंग है ये दोनों। ठीक है, ये माइनस माइनस मीन्स ये पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, और ये आपका ये जो एरो दिखा रहा है ये इन प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका ट्विस्टिंग वैगिंग वाला हो गया। जो प्लस माइनस में दिखा रहा है ये आपका ट्विस्टिंग वैगिंग में से कोई है। कौन है ये आपका ये है वैगिंग है। ठीक है, वैगिंग में आपके दोनों ही बॉन्ड ऊपर या नीचे जाते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला है ये जो हमने पढ़ा था रॉकिंग और सीजरिंग, वो वाला पार्ट है ये। तो ये 4 टाइप ऑफ CO2 के जो वाइब्रेशंस होते हैं। अब इसमें हम एक चीज जरा स्टडी करेंगे। ये आपका देखिए CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होता है ना। सेंटर में C है और दोनों तरफ O है। अगर हम बीच में शीशा लगाएं तो दोनों का मिरर इमेज दिखने लगेगा। प्लेन लगा पा रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर सिमेट्री है। CO2 इज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो एक तरह से कहो तो ये आपका IR एक्टिव नहीं होना चाहिए, पर 4 मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस दिखा रहा है। तो अगर हम वो वाइब्रेशंस देखते हैं तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो है दिस वन, ये आपका IR इनएक्टिव है। ये जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है ये आपका IR एक्टिव है, और ये तीनों आपके IR एक्टिव है, और ये जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है वो IR इनएक्टिव है। तो 4 मोड्स में से केवल 3 मोड्स हैं जो IR एक्टिव हैं और 1 मोड जो है वो IR इनएक्टिव है। IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिमिलरिटी बहुत है। जो भी मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव होता है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन एक्टिव होता है। तो जो हमारा यहाँ CO2 आप देख रहे हैं, इसमें जो CO2 में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है, जो पहला दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका IR तो इनएक्टिव है लेकिन ये रमन एक्टिव है। ठीक है, जब रमन में पढ़ाया जाएगा तो वो बात बता दी जाएगी। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। These are the factors affecting molecular vibrations. देख सकते हैं coupled vibrations and Fermi resonance, electronic effect, hydrogen bonding effect, conjugation effect, bond angle effect, ring size effect and substituent effect. ठीक है, ये जो coupled vibration और Fermi resonance की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका आता है fundamental vibration और overtone की बात, जो मैंने अभी
पिछले स्लाइड में बताया था, ठीक है। व्हाट इज दिस कपल्ड वाइब्रेशन और फर्मी रेजोनेंस? फर्मी रेजोनेंस कपल्ड वाइब्रेशन जिसमें कि दो वाइब्रेशन आपके कपल कर जाए। फर्मी रेजोनेंस जिसमें कि स्पेशली फंडामेंटल वाइब्रेशन आपका ओवरटोन वाले वाइब्रेशन से कपल कर जाए, वो आपका फर्मी रेजोनेंस हो गया। अभी आगे इसके और टर्म्स एग्जांपल आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की जो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। देखिए हमारा जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे बॉन्ड का स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर हमारा बॉन्ड सिंगल से डबल बॉन्ड में बन जा रहा है, इसका मतलब कि उसकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। sp इज मोर स्ट्रॉन्गर देन sp2 देन sp3, ठीक है। तो अगर हमारा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो सिंगल से डबल जाने पे IR फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ेगी, डबल से ट्रिपल बॉन्ड पे जाने पे हमारी IR फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। उसी तरीके से अगर हमारा किसी भी मॉलिक्यूल में कोई ऐसे ग्रुप लगे हैं जो डबल बॉन्ड, मान लीजिए आप डबल बॉन्ड जो है किसी कॉन्जुगेशन में आ रहा है वो सिंगल में बन रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उस पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं पे भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, वीक कब होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जितना वो स्टेबलाइज करेगा उतना उसकी बॉन्ड जो होती है वो वीक होने लगती है। तो दैट इज वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, उस पर भी आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, ये भी वही चीज़ है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारा जैसे कि सॉल्वेंट हम लोग H2O यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे फिनॉल ले लीजिए, ठीक है, फिनॉल है, तो OH जो उसका है वो H2O मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कोई भी एग्जांपल, कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए जिससे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रहा है, वही बात होगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसका मतलब ये स्टेबलाइज हो रहा है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो रही है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो घट जाएगी, ठीक है। तीसरा है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। जितना जैसे ये चीज़ देखिए जस्ट उल्टा है, हम जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो यूवी स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है वेव लैम्डा मैक्स उतना बढ़ता है, क्योंकि लैम्डा मैक्स कम फ्रीक्वेंसी होने का प्रूफ है। लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है मीन्स फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो कॉन्जुगेशन अगर जितना ज़्यादा है तो उसका लैम्डा मैक्स क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बढ़ता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन इफेक्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, वेव नंबर क्या होगी, घटेगी, ठीक है। सिमिलरली बॉन्ड एंगल इफेक्ट है, जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो हमारे फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। रिंग साइज का इफेक्ट है, साइज छोटा हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ेगा, उसमें स्ट्रेन बढ़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको एक्साइटेशन करने के लिए, और रिंग साइज जितना बढ़ने लगेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटने लगेगी। मतलब मेरे कहने का ओवरऑल यही है कि जितना स्टेबिलिटी की ओर मॉलिक्यूल जाता है तो उसके बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ने लगता है और फ्रीक्वेंसी उसकी घटती है। जितना क्यों घटती है, क्योंकि वो स्टेबल है, उसको कम एनर्जी में ही काम चल जा रहा है, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए एक्साइटेशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। और अगर कहीं से स्ट्रेन बढ़ रहा है उसमें, ठीक है, यार बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो उस केस में उसको बहुत एनर्जी चाहिए एक्साइट करने के लिए, ठीक है। कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत दीवार है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इतनी आसानी से वो नहीं टूट जाएगा, ठीक है। और कोई दीवार आपकी बहुत ऐसे ही नॉर्मली बन गई है, इतनी मजबूत नहीं है, तो उसको कम एनर्जी चाहिए, वो कम एनर्जी पे ही टूट जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी लागू होता है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट भी वही चीज़ है कि कैसा सब्स्टिट्यूएंट हर मॉलिक्यूल पे लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो बेंजीन को कॉन्जुगेशन में इंक्लूड कर रहा है, डिलोकलाइजेशन में इंक्लूड कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉन करके उसमें चार्ज स्ट्रेन बढ़ा रहा है, तो उस केस ये भी आपका वाइब्रेशंस पे इफेक्ट डालता है, फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट डालता है। देखिए हमने बताया आपको कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे आपका फ्रीक्वेंसी जो है घटता है। फ्रीक्वेंसी वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास, ठीक है। यहाँ मास के रिस्पेक्ट में दिखाया गया है, ठीक है।
कार्बन और हाइड्रोजन का देखिए और कार्बन और सल्फर का देखिए। कार्बन और सल्फर, कार्बन और सल्फर की बॉन्डिंग आप देखिए, कितना लंबा बॉन्ड दिखाया गया है। कार्बन और हाइड्रोजन का छोटा सा बॉन्ड, जितना लंबा बॉन्ड उतना वीक है बॉन्ड आपका, ठीक है। जितना लंबा है बॉन्ड मतलब उतना ही वीक है, जितना छोटा बॉन्ड है मतलब उतना ही वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका ये जो वेवलेंथ इसका, ये जो आपका ये दिख रहा है वेवलेंथ, ये आपका वेवलेंथ है लैम्डा, ये कितना कम है, मतलब कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी। CS वाले में देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में वेवलेंथ कितना बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कितना वेवलेंथ बढ़ गया, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, घट गई। वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो CH केस में लो वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वेव नंबर इज सेम एज फ्रीक्वेंसी। CS के केस में हाई वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी और लो वेव नंबर। दूसरी चीज़ यहाँ देख रहे हैं हम लोग, जो मैंने आपको बताया अभी, CN सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड N है और C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो जितना बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सिंगल से डबल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डबल से ट्रिपल में जाएंगे वो और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जितना आपके बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ घटेगा, ठीक है। तो CN में अगर देखिए सिंगल बॉन्ड है तो इसका वेवलेंथ की दूरी ऐसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड में देखें तो वेवलेंथ की दूरी इसकी इससे थोड़ी और कम हो गई है वेवलेंथ, मतलब यहाँ थोड़ी एनर्जी क्या हो गई, इससे बढ़ गई है। तीसरा केस देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसमें वेवलेंथ और छोटा हो गया है और इसकी एनर्जी क्या हो गई, और बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो सिमेट्रिक, अच्छा, एसिटिलीन वाइब्रेशन C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये देखिए ये सिमेट्रिकल है ना। The symmetric C triple bond C stretching will not alter the acetylene dipole moment and it is not infrared active। ये जो हमारा एसिटिलीन है ये सिमेट्रिकल है, इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, इसमें कोई डाइपोल चेंज भी नहीं है, इसलिए ये हमारा इंफ्रारेड इनएक्टिव है। However, substitution of either of the hydrogen atoms in acetylene produces an asymmetric alkyne bond which will be IR active। कोई भी हमारा एक हाइड्रोजन इसमें से अगर हम रिमूव करके यहाँ पे CH3 लगा दे या कोई भी ग्रुप लगा दे तो ये जो आपका सिमेट्री है वो चला जाएगा, उस केस में हमारा ये IR एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्री इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ बॉन्ड के बीच में एक शीशा लगाएंगे तो जो इधर दिख रहा है वो इधर भी दिख रहा है, मतलब दोनों ही आपस में मिरर इमेज है, इसमें सिमेट्री है, इसलिए ये IR इनएक्टिव है। एक हाइड्रोजन वही अगर रिप्लेस कर देंगे तो सिमेट्री इसकी चली जाएगी और वो IR एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। Homonuclear diatomic molecules such as Cl2, H2, N2, etc. will exhibit no infrared active modes as no change in their dipole moment is experienced during vibration। सेम चीज़ है। यस, एल्डिहाइड की बात करें अगर हम, ठीक है, हमने आपको फर्मी रेजोनेंस बताया था। व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस? फर्मी रेजोनेंस में फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो होते हैं वो आपका ओवरटोन वाइब्रेशन से कपल करके दो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हम अगर एल्डिहाइड को देखें, एल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। CHO, C डबल बॉन्ड OH, इसका जो CH स्ट्रेचिंग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये दोनों, ये जो C वाला है आपको दिख रहा होगा, एक आता है लगभग 2720 पे और एक आता है 2820 पे। ये देखिए एल्डिहाइडिक CH स्ट्रेचिंग 2825 एंड 2717 पर सेंटीमीटर, डबलेट ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस विथ ओवरटोन ऑफ बैंड एट। एक और चीज़ हम बता दें आपको, जो इधर के आपको जितने भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दिख रहे हैं ये सब बैंड के वजह से, बेंडिंग जो होता है हमारा, ठीक है। इधर वाले जनरली आपके स्ट्रेचिंग के वजह से दिखते हैं, सॉरी, ठीक है। जो आपका लगभग 1500 के ऊपर जो दिख रहे हैं, ये वाला रीजन जो आपका आता है 4000 तक, इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रेचिंग, जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, तो स्ट्रेचिंग वाला पोर्शन जनरली हमें इधर दिखता है, ठीक है, और इस तरफ हमको बेंडिंग वाले पोजीशंस दिखते हैं,
ठीक है। तो जो एल्डिहाइड की जो CH स्ट्रेचिंग है, यहाँ पे हमको फर्मी रेजोनेंस दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। 2825 और 2717 या 2725 यही लगभग इसका रेंज है एल्डिहाइड। अगर ऐसे में आता है तो प्रॉपर है कि वो श्योर है कि वहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा फर्मी रेजोनेंस की वजह से मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वाला। ई आपका जो ई है ये CH का बेंडिंग है, ये CH का जो आपका स्ट्रेचिंग दिख रहा है, यहाँ ई है जो CH का बेंडिंग है 1390 के आसपास। तो इसी वाले बैंड से आपका ये फंडामेंटल वाइब्रेशन कपल करके यहाँ पे डबल बैंड दिखा रहा है इन दोनों पे, ठीक है। ये आपका पैरा टॉल्यूएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, और ये जो आपको A और B दिख रहे हैं ये एरोमेटिक रीजन का भी जो CH स्ट्रेचिंग आता है वो 3000 के आसपास वो भी आता है, ठीक है। एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग देखो 30-60 पर आ रहा है लगभग। तो ये भी अगर हमारे मॉलिक्यूल में एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसकी स्ट्रेचिंग यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग आनी चाहिए 3000 के आसपास। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड को। अच्छा ये देखिए इधर ये आप एक एग्जाम्पल दिया है हमने फर्मी रेजोनेंस का, ठीक है। फर्मी रेजोनेंस हमने बताया आपको क्या है, कपलिंग ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड ओवरटोन वाइब्रेशन, इसको हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज IR इनएक्टिव। हमने बताया आपको CO2 का जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का वाइब्रेशन आता है वो IR का इनएक्टिव होता है, लेकिन ये रमन एक्टिव होता है, ठीक है। तो रमन जो स्पेक्ट्रा होता है वो स्ट्रॉन्ग बैंड दिखाता है कितने पे, 1337 पे। फंडामेंटल वाइब्रेशन का बैंड दिखाता है 1337 पे, ठीक है। और दो बेंडिंग वाइब्रेशन है जो कि आपका 667 पे दिखता है, ठीक है। वैसे भी 3 दिखते हैं इसके। तो ये IR वाले पे आपका 2 बेंडिंग दिख रहा है 667 पर, और ये रमन स्पेक्ट्रा का आपका 1337 पे स्ट्रॉन्ग बैंड दिखता है, तो ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट ओवरटोन की बात करें तो ये जो 667 वाला जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं आप, ठीक है, इनटू अगर 2 कर दें, क्या बताया था हमने, फंडामेंटल मतलब कि V=0 से V=1 पे जा रहा है, और ओवरटोन की बात की है मतलब कि वो V=0 से V=2 पे जा रहा है, मतलब उसको दुगना चाहिए। हमारा IR में आपका ये IR सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग तो इसका इनएक्टिव है, IR में बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग कितने पे हो रहा है, 667 पे हो रहा है। अगर ये बेंडिंग का हम ओवरटोन देखें माने 0 से 2 पे जा रहा है, तो जितना ये 667 दिखा रहा है उसका डबल आना चाहिए, ठीक है। तो 2 इंटू करेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन कितने पे आएगा, लगभग इतने पे आएगा, और ये कितना है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के बराबर ही दिख रहा है हमको, ठीक है। फर्मी रेजोनेंस यही होता है, यहाँ पे होता है ये जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है 1337 वाला, ये आपका इस ओवरटोन से कपलिंग करके दिखाता है 2 बैंड, एक 1285 पर और एक 1388 पर, ठीक है। फर्मी रेजोनेंस ऑकर्स thus there is mixing of 1337 एंड, ठीक है। तो मिक्सिंग क्या हो रहा है, एक ये हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन का है जो यहाँ पे हमने दिखाया आपको, दूसरा ये ओवरटोन का है। अगर ओवरटोन होगा 0 से 2 पे जाएगा तो 667 का दुगना होगा, बता दिया मैंने। यही दोनों आपका कपल करके 2 बैंड दिखा रहे हैं जो कि आपका 1285 पर है और 1388 पर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है, फर्मी रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका वही ट्रांजिशन दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये फंडामेंटल ट्रांजिशन का बैंड है, ये फर्स्ट ओवरटोन का है, सेकंड ओवरटोन का है, थर्ड ओवरटोन का है। 0 से 2 पे गया तो फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 पे गया तो सेकंड ओवरटोन, 0 से 3 पे गया तो 4 पे गया तो थर्ड ओवरटोन। और ये भी जो हम एल्डिहाइड का दिखा रहे हैं 2725 और 2825 के लगभग 2700-2800 पर जो आते हैं ये दोनों बैंड्स आपके, ये भी फर्मी रेजोनेंस का ही प्रूफ है, ठीक है। एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे ज़्यादा हमको दिखता है फ्रीक्वेंसी वेव नंबर सबसे ज़्यादा जिस भी फंक्शनल ग्रुप का आता है उसमें से एक आपका एसिटिक एनहाइड्राइड भी है और एक आपका एसिटिल क्लोराइड। जब पढ़ें मैं आपको चार्ट इसमें सब मैंने दिया हुआ है, एसिटिल क्लोराइड का भी सबसे ज़्यादा आता है और एसिटिक एनहाइड्राइड का भी ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें भी आपका कपलिंग होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल कपलिंग इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अपीयर 1720 से लेके 1825, ये बहुत ज़्यादा है एक तरह से, इतने में आता है इसका, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं C डबल बॉन्ड O, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनका रेंज लगभग 1600 से 1800 में आता है, ठीक है। 1600 से 1800, 1850 तक में इनका दिखता है। ओके, अब जैसा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड हो, एसिड है कि एस्टर है कि अमाइड है, एनहाइड्राइड है, ठीक है, वो वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख लीजिए, टू कार्बोनिल ग्रुप्स आर कपल्ड थ्रू द ऑक्सीजन, द इंटरेक्शन इज वेरी इफेक्टिव प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द कार्बोनिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CO का स्ट्रेचिंग दिख है वो इसके लोन पेयर की वजह से ये सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिख रहा है आपको, दोनों ही CO जो बॉन्ड्स हैं यहाँ के वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब कोई चीज़ सिंगल से डबल में हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमको बैंड्स दिखते हैं, लगभग 1800 के आसपास, ठीक है। The asymmetrical stretching band in acyclic anhydride is more intense, whereas the symmetrical stretching, अच्छा ये देखिए, cyclic और acyclic anhydride में अगर हमको अंतर करना हो तो कैसे करेंगे। asymmetrical stretching band हमारा acyclic वाले में ज़्यादा इंटेंस होता है, वही symmetrical stretching band हमारा cyclic anhydride में ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कौन सा कितना इंटेंस है उससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे साइक्लिक एनहाइड्राइड में और एसाइक्लिक एनहाइड्राइड में। ऐसा ब्लैंक ब्लैंक क्यों हो जा रहा है? ये एक तरह से देखिएगा CO2 वाइब्रेशन का जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। 4 वाइब्रेशंस इसमें से होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इन प्लेन बेंडिंग, आउट प्लेन बेंडिंग, ठीक है। ये तीनों आपके IR एक्टिव हैं और ये आपका IR इनएक्टिव है। ये जो 1340 आपको दिख रहा है ये आपको रमन स्पेक्ट्रा का फ्रीक्वेंसी दिखाया जा रहा है, ठीक है। IR स्पेक्ट्रा का नहीं है, ये रमन स्पेक्ट्रा का है। और जो मैं फर्मी रेजोनेंस की बात कर रही थी, यही जो बेंडिंग वाला वाइब्रेशन है इसका फर्स्ट ओवरटोन, ये तो फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल इसका और इसका ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन दोनों कपल करके जो 2 बैंड दिखाते हैं वो यही इस तरीके से था, ठीक है। अच्छा, हाँ ये देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, एल्डिहाइड अगर आपको पहचानना हो तो CO का लगभग 1725 पर आता है और CH का 2 हमें बैंड दिखता है जो कि फर्मी रेजोनेंस की वजह से है, 2710 पर और 2810 पर, ठीक है। ये बहुत बड़ी पहचान है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए। कीटोन में हमको ये बैंड, दोनों बैंड नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्मी रेजोनेंस का डेफिनेशन हमने बता दिया आपको, इंटरेक्शन विच ऑकर्स बिटवीन फंडामेंटल एंड ओवरटोन और combinational bands are known as Fermi resonance. This phenomena can be observed whenever 2 fundamental or a fundamental and overtone bands have nearly the same energy. Generally उन लोग की एनर्जी सेम होती है, तभी वो लोग आपस में कपल कर जाते हैं, ठीक है। ये सब भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो OH है और NH2 है, ठीक है, ये जो NH2 अमीन का है, NH2 अमाइड का है, इन सब के भी जो फ्रीक्वेंसी आती है जनरली
3600 से लेके 3000 तक के बीच में वैरी करती है। ठीक है, तो ये रीजन भी हमारा इन सबों के लिए है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप में अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो हमको वो 3600 पर मिलेगा लगभग। 3600 पे अगर हमें कोई पीक दिख रही है तो वो हमारा OH है जो कि प्योर है, मतलब कि उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है। और वही अगर हमारा उसमें बॉन्डिंग होने लगेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो 3600 पे ना होकर वो 32 से 3300 पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। एज सॉल्यूशन डाइल्यूशन इंक्रीजेस शार्प पीक इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये चार्ट देख लीजिएगा, कुछ काम आएगा आप लोग को। इसमें सबके दिए हुए हैं अल्काइंस, सबके रेंज दिए हुए हैं। आगे मैंने और भी प्रोवाइड किया है आपको। यहाँ भी वही चीज़ है आपका। ये देखिए OH का स्ट्रेच दिखाया गया है 3200 से 3400 तक, या 36 तक भी आप कह सकते हो जाएगा ये। NH का भी स्ट्रेच का रीजन दिखाया गया है, वही है 3300 से लेके 3500 तक के लिए। ठीक है, एल्काइंस का भी लगभग वही है। ओके, कार्बोनिल का स्ट्रेच आप देख लीजिए 1650 से लेकर 1800 तक में रेंज कर रहा है। ठीक है, ये हमने कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोफेसर LD यादव सर की बुक से मैंने लिया है। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है आप लोग को देना, इसलिए ये समझ लीजिए पूरा क्या कहते हैं उसको, एकदम बाइंड है, इकट्ठा है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का जो आपको ज़रूरी है पढ़ने के लिए। इसमें हमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बता देते हैं, जैसे कि टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल CH बॉन्ड का, CH बॉन्ड का कहाँ है, इधर है, सॉरी, टर्मिनल CH बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो आपका एल्काइन है, वो जो टर्मिनल CH बॉन्ड है उसका 3300 पे हमको मिलता है लगभग। और टर्मिनल C ट्रिपल बॉन्ड C का जो मिलता है वो 2100 पे मिलता है। मतलब अगर हमारा एल्काइन जैसा कुछ प्रेजेंट है जिसमें कि टर्मिनल एल्काइन है, मतलब कि CH जो H बाहर निकल रहा है, तो अगर वहाँ 2100 और 3300 हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है, इसका मतलब कि वहाँ पे टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एरोमेटिक कंपाउंड में भी मैंने बताया था उधर आपको कि 3000 से लेके 3100 पे रेंज पे अगर हमें पीक्स मिल रही हैं तो मतलब वो एरोमेटिक CH का है। ठीक है, हैलोजेंस के जनरली हमको देखिए बेंडिंग रीजन पे मिल रहा है, मतलब 600 से 800 पे, मतलब वही 1000 से लेके अगर 500 में मिल रहा है उधर उस साइड में, राइट साइड में, तो इसका मतलब कि वो आपका हैलोजेंस उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे अल्कोहल्स और फिनॉल्स का देख लीजिए। OH का मैंने बताया 3600 तक लगभग है अगर वो प्योर है बिना किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो 3200 तक में घट जाता है। एल्डिहाइड का हमने बता ही दिया आपको, 1720 से 1740 पर है आपका। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए 1680 हो गया है ना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक है, मतलब कि जहाँ अगर एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O और उसके साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट जा रही है, 1720 से 1680 पे आ जा रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन आ जा रहा है। तो ये सब बहुत नोटिस करने के लिए है, वो घटते जाएगा आपका। सिमिलरली कीटोन के लिए भी है यहाँ पे, जनरली 1700 से 1725 तक में दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो 6 मेंबर्ड रिंग अगर है तो क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, देखिए तो और बढ़ रहा है। रिंग का जब साइज घटता जाएगा तो उसमें स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा। रिंग की साइज घट रही है, वो 6 से 5 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, तो बहुत उसमें स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगा, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। वो सब चीज़ में यहाँ पे देखा है, लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बल्कि याद ही कर लीजिए, मेमोराइज करने पे अच्छा रहता है। एस्टर का दिया हुआ है यहाँ पे जनरली 1740 पे। ठीक है, यहाँ पे एक बात हम बताना चाहते हैं एस्टर और अमाइड के बीच में। ठीक है, एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और अमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इन दोनों ही केस में आप देखिए N का लोन पेयर और उस एस्टर में O का लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में रहता है
CO बॉन्ड से, ठीक है। लेकिन एस्टर का जो फ्रीक्वेंसी आता है वो अमाइड के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर यहाँ देख सके तो ये देखिए, ये हमारा अगर एमाइड है 1690 पे दिखा रहा है, और यहाँ एस्टर देखिए आप लगभग 1735 या 40 इतना पे आ रहा है। क्यों ऐसा है, इसका भी रीज़न है। NH2 हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है O के बदले, तो जो अमाइड में NH2 अपना लोन पेयर देता है कॉन्जुगेशन में बहुत ईजिली दे देता है, ठीक है, बहुत आराम से कॉन्जुगेशन हो जाता है। और एस्टर में O जो होता है, O क्योंकि N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जल्दी अपना लोन पेयर देना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उसमें उतनी फिजिबिलिटी नहीं रहती है कॉन्जुगेशन की जितनी आपकी अमाइड में होती है, इसीलिए आपका एस्टर का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अमाइड, ठीक है। ये सब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो क्या होगा, उस हिसाब से वैरी कर रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है। लैक्टोन्स सैक्लिक है, ये सैक्लिक एस्टर को हम लैक्टोन्स कहते हैं। ये भी आपका देखिए साइज इसका घट रहा है तो इनकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमारा अगर 4 या उससे अधिक साइज का लैक्टोन है तो इस रेंज में उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है। 3 हो जा रहा है तो 1760 में देख रही है, बढ़ गया है। ये 2 हो गया तो आपका 1800 पे चला गया है, तो इस तरीके से वो बढ़ रहा है। रिंग साइज घट रही है तो स्ट्रेचिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमने बताया था आपको कि एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड, ठीक है। ये आपके जो दोनों होते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि ये CO का जो स्ट्रेचिंग है वो डबल बॉन्ड के मतलब उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आने लगता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो Cl है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा देता है। तो ये आप देख सकते हैं 1800 के रेंज में दोनों के लगभग है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको अमाइड्स और अमीन्स के बारे में। अच्छा, अमाइड में प्राइमरी अमाइड है कि सेकेंडरी अमाइड है कि टर्शरी अमाइड है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किस तरीके से। पहली चीज़ तो NH2 जो है अमाइड या अमीन की बात करें, उनका ये रहा NH2 जो है अमाइड और अमीन का, उनका लगभग 3 था, मतलब वही 3300 से लेके 3500 तक की फ्रीक्वेंसी इनकी आती है, ठीक है। अगर NH2 में हमारा देखिए 2 हाइड्रोजन है तो इसमें हमको NH की स्ट्रेचिंग मिलती है और 2 बैंड मिलता है, ठीक है। अगर एक NH है यानी कि सेकेंडरी अमीन है तो उसमें हमको 1 बैंड मिलेगा। टर्शरी अमीन है तो उसमें हमको कोई बैंड नहीं दिखाई देगा। तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम बैंड देखकर अमाइड्स की, कौन सा हमारा टाइप ऑफ अमाइड है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अमीन्स भी है। अगर NH2 है प्राइमरी अमीन है तो वही देखिए रेंज इसका वही है 3300 से 3500 के बीच में, हमको 2 बैंड्स मिल रहे हैं उसमें, ठीक है। इसमें हमारा सेकेंडरी अमीन है तो हमको इसमें 1 बैंड मिल रहा है। टर्शरी अमीन है इमीन है तो इसमें आपका 1 बैंड मिल रहा है। अगर टर्शरी अमीन होगा तो उसमें कोई बैंड नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे कोई बैंड ही नहीं रहेगा NH का। ये सब चीज़ें के बाद आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं, बहुत एप्लीकेशन है इसका। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए बताया हमने, एल्डिहाइड स्पेसिफिकली आप पहचान सकते हैं, एस्टर एसिटिक एनहाइड्राइड है कि हैलाइड लगा है कि कीटोन है, हर चीज़ आप इसमें पहचान सकते हैं उसके रेंज में कि वो किस रेंज में हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिखा रही है, ठीक है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप हमारा आइडेंटिफाई हो जा रहा है तो हम कन्फर्मेशन और कंपाउंड की आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल हमारा कितना प्योर है वो भी इससे हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वेरिएबिलिटी से हम पता कर सकते हैं। हमारे कंपाउंड जो है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है वो भी हम एरोमेटिक स्ट्रेचिंग CH का देख के बता सकते हैं कि वो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड है वो कि नहीं है, ठीक है। ये कुछ हमने प्रॉब्लम्स, 1-2 प्रॉब्लम्स आपको दोनों दिया है, अभी तक जो लेक्चर दिया है उस पर आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, बट आई थिंक यू कैन डू इट नाउ। सो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक प्रोफेसर LDS यादव की और PS कलसी की बुक कंसल्ट की है इस पूरे लेक्चर को तैयार करने के लिए। कुछ हमने गूगल से भी मैटर लिया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द होल लेक्चर। आई थिंक दैट आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गई होगी। जनरली इसमें हमने आपको फिजिकल थ्योरी बताया, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक की चीज़ें बताई इसमें। अब जो इसके बाद आप पढ़ोगे या समझोगे
वो एप्लीकेशन है कि हम इसका कैसे अप्लाई करें, कैसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक्स को पहचानें। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए जो हमने आपको रेंज दी है वो थोड़ा सा माइंड में आपको याद जब हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको दिमाग में अगर आ गया कि अच्छा ये NH2 है, OH है, ठीक है, तो ये सबका रेंज 3000 से 33 या 3600 तक आपका आ रहा है। या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, CO का हमारा क्या रेंज है। तो जब ये दिमाग में बैठ जाएगा तो आप आराम से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाएंगे केवल IR स्पेक्ट्रा को देखकर, ठीक है। और कई सारे प्रॉब्लम्स भी इस पे सॉल्व कर सकते हैं, दैट ऑल आर एप्लीकेशन बेस्ड। तो पहले इसको आप समझिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू वंस अगेन।